शहर में जगह जगह चालानों के लिए नाके लगाए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रॉली चलाने वालों के चालान भी शुरू कर दिए हैं। ओल्ड सिटी एरिया में मुतादिद रेहड़ीमानों को 1000 रुपए फीकस जुर्मानों के चालान कर दिए गए हैं। ट्रैफिक की रवानी में खलल पैदा करने वाले हाथ गाड़ी मजदूरों की शामत आ गई है। ट्रैफिक पुलिस ने हाथ गाड़ी वालों के चालान भी शुरू कर दिए हैं। खारादर और मीठादर ट्रैफिक सेक्शन ने मुतादिद हाथ गाड़ियों के चालान किए हैं। बात करेंगे मेराज अख्तर से, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त एमजिना रोड पर मौजूद हूँ, खासकर ट्रैफिक सेक्शन के बाहर। यहाँ हमने सूरत देखी जो खासतौर पे हाथ गाड़ी वाले होते हैं, जो कि सामान लोडिंग सामान को हाथ की गाड़ी से खींच कर जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर पहुँचाते हैं, उनका भी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चालान करने का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। और इसका वजह जो हमने जब मालूम की तो पता ही चला कि ये लोग भी जो हैं वो ट्रैफिक की रवानी में खलल डालने का बाइस बन रहे हैं। तो ख़ास तौर पर जो खारादर और मीठादर का एरिया है, यहाँ पर जो है मार्केट्स बहुत सारी हैं। हाथ गाड़ी के ज़रिए अपने सामान को जो है वो पहुंचवाते भी हैं, कुछ बिल्टी के लिए पहुंचवाते हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट के पास, और कुछ अपनी दुकानों पर पहुंचवा रहे होते हैं। तो उनके चालान करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। इस वक्त डीएसपी खारादर हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान सिद्दीकी। उनसे हम पूछेंगे कि ये हाथ गाड़ी के खिलाफ कार्रवाई कब से शुरू की गई है और इसकी वजूहात क्या हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। इमरान भाई, ये बताइएगा कि हाथ गाड़ियों के खिलाफ भी जो है ट्रैफिक पुलिस काम कर सकती है, इसकी भी कोई सेक्शन है, और ये कब से हो रही है? 200 MVR MVU में क्लियर कट हैं कि वन वे पे ये नहीं जाएंगे। इन्हें मुतबादिल रूट हम पिछले काफ़ी अरसे समझा रहे हैं। मेमन मस्जिद की बैक साइड का रूट है, शारा लियाकत है अंदर मार्केट से, लेकिन इन्होंने ये एक रूटीन बनाई हुई है कि वन वे पे ही जा रहे हैं। ये हमने पहले समझाया, मार्केट एसोसिएशन को बताया, इनके अहदेदारों को बताया, उन्होंने व्हाट्सअप मैसेज चलाए हैं, उन्होंने अपनी मस्जिदों में ऐलान कराए हैं, अपनी मार्केट्स में ऐलान कराए हैं। मज़ीद फिर इन्होंने जो शुरू किया तो हमने इनको बताया कि जी हम ये एक्शन करेंगे। उसमें हमें कोड 89 है हमारे पास। कम से कम हाथ गाड़ी वालों का कितना चालान होता है? देखिए, अगर रॉन्ग साइड बिल्कुल ही आ रहे हैं तो ये चला जाता है कमर्शियल वे में, इसका 4000 भी है। और अगर हम देखते हैं कि गरीब आदमी, उनको समझाते हैं तो 1000 रुपये करते हैं, हम वार्न भी करते हैं, लेकिन मजबूरन करना पड़ता है क्योंकि ये लोग बात ही नहीं आ रहे हैं। इसका भी कानून है, और हाथ गाड़ी जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ भी जो है चालान हो सकता है, और इसके लिए भी ट्रैफिक पुलिस काम कर रही है। और ट्रैफिक पुलिस का ये कहना है कि जब तक ट्रैफिक की रवानी में खलल डालने का बायस नहीं बनेंगे तो उनको नहीं छेड़ा जाएगा, और जो भी हाथ गाड़ी वाला जो है वो ट्रैफिक की रवानी में खलल डालेगा उसको चालान यहाँ से दिया जाएगा। और इसके बहुत अच्छे समरात भी सामने आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब उन्होंने जो उनको रास्ता दिया गया था हाथ गाड़ी वालों को, उन्होंने वहाँ से सफ़र शुरू कर दिया है और मेन रोड पर निकलना कम कर दिया। जमात इस्लामी भी इंतखाबात में जीतने के लिए पुरअज़्म है। PS 84 से उम्मीदवार डॉक्टर साकिब अंसारी कहते हैं कि कामयाबी के बाद हल्के में बुनियादी सहूलतों की फराहमी को बेहतर बनाएंगे। मजीद बताएंगे ताहा मलिक। जी बिल्कुल, देखिए 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात की तैयारियां जो हैं वो इस वक्त अरूज पर पहुंच चुकी हैं। इस वक्त PS 84 से जमात इस्लामी के कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। सर, मुझे अपना तारुफ भी कराइएगा और मुझे बताइएगा कि इस हल्के में आप कितने ज़्यादा पुरुमीद हैं कि यहाँ से जमात इस्लामी जो है वो नशिस्त निकाल लेगी? बिस्मिल्लाह, मेरा नाम डॉक्टर साकिब अंसारी है और मैं गुज़श्ता 25 साल से तिब के शोबे में पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और बच्चों के खून की बीमारियों को देख रहा हूँ कराची शहर में। और हम पुरुमीद नहीं है, हम तो जीते हुए हैं भाई। मतलब हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे जो वेलकम मिल रहा है, जितनी मोहब्बत मिल रही है, जो मतलब हमें यकीन भी नहीं आ रहा कि जी गांव छोटे देहातों में उसका इलाज किया था, उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट, उसका ये ट्रीटमेंट, उसका वो ट्रीटमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह लोग बहुत मोहब्बत कर रहे हैं। अपनी आपकी अव्वलन तरजीहात में क्या चीज़ें शामिल हैं? हल्के के मसाइल कौन से मसाइल हैं जो कि अव्वलन तरजीहात के अंदर आपके जो मौजूद हैं? जी, हमारे पास 2 बहुत क्लियर प्रॉब्लम्स हैं। जब हम अपने गडाब के इलाके में जाते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सड़कें नहीं है। अगर बारिश तूफान हो गया और कोई प्रेग्नेंट लेडी है, कोई बच्चे को सिक हो गया, उसको लेके रेस्क्यू करना मुमकिन नहीं है। यकीन जानिए 30-30, 40-40 किलोमीटर कराची के बिल्कुल सबर्ब्स में हम उसको रेस्क्यू करके अस्पताल नहीं ला सकते। तो मेरी गडाब की प्रायोरिटी में तो इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की जो गोस्ट हाउस स्कूल्स और गोस्ट हाउस क्लिनिक्स हैं उनको अलाइव करना। डेड हैं, मतलब मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, अभी जाके इस वक्त देखिए वो डेड सेंटर्स पड़े हुए हैं, उन डेड सेंटर्स को अलाइव करना, जो कि जमात इस्लामी का तरीका रहा है कि जो इसकी अमानत है उस तक पहुँचाना। PS 84 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर साकिब साहब। उनका कहना था कि जो प्लानिंग है आगे इंतखाबात के बाद, जीतने के बाद, तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये प्रोवाइड की जाएंगी। और साथ ही अगर शहरी इलाकों की बात करी जाए तो शहरी इलाकों के अंदर जो कचरे के मसाइल हैं, जो कचरे का ढेर लगा हुआ है, अंबार लगे हुए, उनको फौरी तौर पर हल किया जाएगा। हल्का PS 119 कस्बा 120 क्वार्टर के इलाके में तालीमी मराकज़ हैं, न सेहत की सहूलियात। अवाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी का रोना भी रो रहे हैं।
मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। PS 119 से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, जो कि NA 245 कौमी असम्बली के हलके का सूबाई असम्बली का हलका है। PS 119 कस्बा कॉलोनी 120 क्वार्टर से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये एक कदीम आबादी है और इस आबादी में भी मसाइल वही हैं जो कि दीगर इलाकों में भी पाए जाते हैं। यहाँ पे गैस का मसला है, यहाँ पे बिजली का मसला है और इसके साथ साथ यहाँ पे पार्क्स और प्ले ग्राउंड का मसाइल भी जो हैं वो शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बने हुए हैं। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। यहाँ बुनियादी मसाइल सर ऐसे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे किसी चीज़ का कोई इंतज़ाम नहीं है। कचरा पार्क जो है कचरा कुंडी बने हुए हैं, ना ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम है, ना यहाँ पे कोई रोड्स सही हैं। लोड शेडिंग इतनी है कि रात को इंसान 2 घंटे सोता है, सुबह उठ जाता है। सिर्फ लोड शेडिंग के अलावा दूसरा काम नहीं है। गैस है, इंसान गरीब आदमी होटल से कितना ख़रीदेगा? एक टाइम है, 2 टाइम है, उसके बाद दूसरे दिन फिर उसको फ़िक्र हो जाती है कि वो सुबह पता नहीं गैस होगी या नहीं होगी। लोग काम पे जाने से बेजार होते हैं कि सोचते हैं कि पहले नाश्ता करके करूं या घर वालों को कुछ दे के जाऊं। इसकी वजह से पार्क जो है बच्चों का खेलने के लिए नहीं है। यहाँ पे कचरा कुंडी अपनी मदद आपके तहत हम अपनी सफाइयाँ करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये मसाइल तो आप बहुत सारे बता रहे हैं, आने वाले जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, आप क्या समझते हैं कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको फिलफौर हल होना चाहिए इलाका मकीनों के लिए? देखिए जी, सबसे पहला मसाइल है गैस और बिजली। उसके बाद जो दीगर मामला थे वो आपके सामने हैं। कहा यह जा रहा है इलाका मकीनों की जानिब से कि जो बुनियादी मसाइल हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलफौर जो हल तलब ये चाहते हैं कि मसाइल हल हों। उसमें गैस का बहरान है, बिजली का बहरान है और पार्कों को आबाद करने का मामला है। और तीसरा बड़ा मुतालबा जो किया जा रहा है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ट्रांसपोर्ट जो है फौरी तौर पर सरकारी सतह पर चलाने का मुतालबा किया जा रहा है। जी नाज़रीन, इंतखाबात करीब आते ही तमाम उम्मीदवारान मुतहरिक हो गए हैं। हल्का NA 100-241 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बिजनेसमैन मिर्ज़ा इख्तियार बेग ने इलाके के मसाइल हल कराने की यकीन दहानी कराई है। मज़ीद बताएंगे अशरफ खान। इलेक्शन की गहमा गहमी चल रही है और यहाँ पे आम इंतखाबात में उम्मीदवार जो हर तरफ यहाँ पे नजर भी आ रहे हैं। यहाँ पे देखा जाए जो बिजनेस कम्युनिटी भी अब नजर आ रही है इस दफा, और पीपल्स पार्टी की जानिब से उन्होंने जो बिजनेस कम्युनिटी को जो फोकस किया है इस दफा, जो डिफेंस का जो एरिया कराची का जो NA 241 में उसके उम्मीदवार हैं पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बेग, मारूफ बिजनेसमैन है, फेडरेशन हाउस में भी रहे हैं और दीगर चैम्बर्स में भी रहे हैं और यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी की नुमाइंदगी भी करते हैं। वहाँ जो मसाइल हैं वो कैसे फोकस करेंगे, क्या देख रहे हैं आप? मतलब बिजनेस मैन भी यहाँ पर आ रहे हैं इलेक्शन में, क्या वजूहत है? देखिए, हम एक स्टेक होल्डर्स हैं, हम सरमायाकार हैं और जो सनतें लगाते हैं, मुलाजमतें नई पैदा करते हैं, एक्सपोर्ट्स अर्निंग करते हैं, लेकिन हमारी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी इतनी मौसर नहीं है। हल्का इस लिहाज से मुनफरिद है कि पॉश एरिया भी इसमें आता है, डिफेंस क्लिफ्टन, सी व्यू, बोटिंग बेसन वगैरह, और इसमें कच्ची आबादियां भी आती हैं। तो दोनों के मिक्स मसाइल हैं, लेकिन जो मेन मसला था वो पानी का मसला है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपसे ये बात डिस्कस करते हुए कि मैं 8-10 महीने से इस पर काम कर रहा था। सलाउद्दीन साहब जो MD हैं वाटर बोर्ड के, वो भी मेरे साथ थे। वर्ल्ड बैंक की जो कंसल्टेंसी टीम है उनके साथ भी हमारी बातचीत रही और फाइनली 10 मिलियन गैलन का एक डेडिकेटेड पाइपलाइन का प्रोजेक्ट जो है वो कराची के लिए जो है अप्रूव हो गया है और ये काबीना में भी अप्रूव हो गया है। $2.5 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है, ये PC1 है और इससे 10 मिलियन गैलन पानी कराची को डलमोटी से डायरेक्ट मिलेगा। तो मैं कराची, मेरा स्लोगन भी है कि आए मिल के अपने कराची को संवारें। तो कराची के लिए इंशाल्लाह हमने काम करना है और कराची को ही हमने फोकस करके तरजीहात में जो भी उसके इश्यूज हैं उनको हल करना है। जो पीपल्स पार्टी की जानिब से एक जो बिजनेस कम्युनिटी को उनको फोकस किया गया है और यहाँ पे तरजीहात ये हैं कि जो कराची के और इन अहम इलाकों के जो मुतलका इलाका है NA हल्का 241 उसके मसाइल हल करें। उसके लिए यहाँ पे बहुत बड़ी बात भी कही है कि जो पानी का सबसे बड़ा डिफेंस उसके इलाके में, उसमें ये बताया कि उसका PC1 तैयार हो गया है और अरबों रुपए का ये प्रोजेक्ट है। और जो पानी का सबसे बड़ा मसला है, यानी कि जो पानी वहां नहीं मिलता है DHA में, तो वहां वो पानी का भी मसला हल होने जा रहा है। उसके साथ दीगर मसाइल उसको भी हल करेंगे और जो अपनी मैनिफेस्टो में भी कहा जा रहा है कि जो पहले कुछ नहीं हुआ अब होगा। जी PS 103 लाइन्स एरिया के मकीन गैस की अदम फराहमी से परेशान हैं। कहते हैं कि हम जाएं तो कहाँ जाएं, गैस और बिजली का बड़ा मसला है। मजीद बताएंगे इस हवाले से अयाज राना।
جی بالکل، اس وقت PS 103 میں موجود ہوں اور 8 فروری کو جو ہونے والے الیکشنز ہیں بڑے مسائل اور بڑا گنجان آبادی والا ہے یہ علاقہ ہے. میرے کیمرامین قیوم شیخ سے کہوں تھوڑا سا وہ دکھائیں گے کہ کس طرح کی تنگ گلیاں ہیں. اگر یہاں پہ اس وقت تو موسم سرد ہے، گرمی کے موسم میں اگر یہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہو تو یہاں پہ لوگ کیسے گزارا کرتے ہوں گے. یہاں پہ ایک دیوار کے سامنے دوسرا گھر، دوسرے گھر سے تیسرا گھر، ایسے جڑے ہوئے بہت کنجسٹڈ اگر ہم بولیں، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی گلیاں، لیکن یہاں کی یہ بڑا پرانا علاقہ جس کو کراچی کا مانا جاتا ہے. اور علاقے کے رہائشی ہیں، وہ بزرگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں جناب مسائل بتا سکتے ہیں اس وقت آپ کے کیا ہوں گے؟ مسائل ہمارے یہ ہیں کہ جی کہ نہ تو گیس ہے، نہ پانی ہوتا ہے، نہ بتی ہوتی ہے. 24 گھنٹے میں 7 گھنٹے بتی آتی ہے صرف، اور گیس تو 2 مہینے سے نہیں ہے. جوتے مار کے بھگائیں گے. کس کو بھگائیں گے؟ جو آئے گا ووٹ مانگنے. ابھی تک کوئی آیا ویسے آپ سے؟ ابھی کوئی نہیں آیا. جب بھی یہاں آتے ہیں ہم کام کریں گے، ہمیں پاس یہ کریں گے وہ کریں، کرا کچھ بھی نہیں آج تک سوائے اس کو برباد کرنے کا علاوہ کراچیوں کو. ایک اور ان سے ہی جانتے ہیں بھائی، 8 فروری کو کس کو ووٹ دینے کا سوچ؟ ہم تو کسی کو ووٹ نہیں دیں گے بھائی، صاف بات ہے. اور جو آئے گا اس کو ماریں گے پکڑ کے. اتنے تنگ ہیں ہم لوگ ادھر سے، نہ ہمیں گیس دی جا رہی، نہ بجلی دی جا رہی، نہ کوئی دی جا رہی ہے. اور دوسری بات ہے ہر سیاستدان آتا ہے اپنی چمکاتا ہے سیاست، اور پھر اس کے بعد وہ اسی کمرے میں بیٹھا تھا، یہاں کے جھانکتا بھی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے اس گلی کے اندر، کون کس کے پلے پڑا ہوا ہے. صحیح نا، مسئلہ یہ اپنا الو سیدھا ہوا، سارے کام سیدھے ہو گئے ان کے. تو یہ تمام معاملات جو ہیں اس وقت لائنز ایریا کے مکینوں کے پاس موجود ہیں، اور ان کے مسائل کسی سیاستدان نے ابھی تک حل نہیں کیے، یا سیاسی جماعتوں نے آ کے اب تک کوئی ان کے لیے ایسے کام نہیں کیے کہ وہ آنے والے دنوں میں جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں وہ ان سے ووٹ مانگ سکیں. جی MQM پاکستان عام انتخابات میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرنے کے لیے پر امید ہے. سینئر ڈپٹی کنوینر فاروق ستار کہتے ہیں کہ کراچی وہ شاخ ہے جسے کاٹنے کا انجام درست نہیں ہوگا. شعیب مختار کی رپورٹ. MQM کے زیر اہتمام گارڈن ایسٹ میں عوامی اجتماع، اراکین رابطہ کمیٹی سمیت مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والوں کی بڑی تعداد میں شرکت. عوامی اجتماع سے خطاب میں سینئر ڈپٹی کنوینر فاروق ستار بولے کہ کراچی میں دھونس اور دھاندلی کا نظام اب نہیں چلے گا. کچے کے لوگ پکے میں آ کر کہہ رہے ہیں ہماری سیٹنگ ہے، ہمیں کسی سے سیٹنگ کی ضرورت نہیں، اب صرف اور صرف کراچی کے ساتھ سیٹنگ ہوگی. کچے کے ڈاکو جو پکے میں آ گئے اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہماری سیٹنگ ہے. بیٹا اگر کوئی سیٹنگ تھی تو وہ 15 سالوں کی تھی، اور تم نے بھی وقت اور موقع کا فائدہ اٹھا کر ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا. سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال نے انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد قومی اور صوبائی اسمبلی میں 2013 کی پوزیشن واپس لینے کے عزم کا اظہار کیا. کہا کہ جسے بھی مستقبل میں وزیر اعظم بننا ہوگا اسے ہمارے دروازے پر ضرور دستک دینی پڑے گی. ہم آئین میں ترامیم کے ذریعے اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی چاہتے ہیں. جس کو وزیر اعظم بننا ہوگا اس کو ہمارے دروازے پہ آنا ضروری ہے، اور اب جب ہمارے دروازے پہ آئے گا تو MQM نے پہلے سے تیاری کر رکھی ہے کہ اس سے مانگنا کیا ہے. ہم آئین میں ایسی ترامیم چاہتے ہیں اپنے ووٹوں کو دے کر کہ جس سے اختیارات اور وسائل، جس سے ہمارا اختیار وسائل وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکل کر گارڈن میں آ جائے، وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکل کر لالو کھیت میں آ جائے، وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر اورنگی میں چلے جائیں اختیارات، اور پورے پاکستان کے گاؤں گوٹھوں شہروں میں چلے جائے. MQM رہنماؤں نے 7ویں مردم شماری میں 73 لاکھ سے زائد لاپتہ افراد کو بازیاب کرانے کا دعویٰ کیا. کہا ہماری کاوشوں سے کراچی کی 1 قومی اور 3 صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں اضافہ ہوا. انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے مظلوم شہریوں کی آواز ایوانوں تک پہنچائیں گے. کیمرامین فرحان عابد کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21. ابھی آپ کو بتائیں کراچی پریس کلب میں صوبائی وزیر معدنیات میر خدا بخشمری پریس کانفرنس کر رہے ہیں. کسی کی ٹرانسفر ادھر کر دیا، کسی کو نوکری دے دی، کسی کو بحال کر دیا، کسی کو پوسٹ کر دیا، کسی کو وہ کر دیا. اس میں ملک کی خدمت کہاں چلے گی؟ ایک نوکری او بھائی خدا کا واسطہ ہے، میں سندھ کو اور سندھ کے عوام کو کہتا ہوں، یہ قرآن پاک ہے، خدا اور اللہ اس کے رسول کا واسطہ ہے، سدھریں اور سمجھ جائیں. کسی سے کوئی تقاضا نہ کریں، کوئی تقاضا نہ کریں کہ بھئی ہمیں جاب بھی نہیں چاہیے، ہمیں روڈ بھی نہیں چاہیے، ہمیں سڑکیں اسکول نہیں چاہیے، صرف ہمارا منرل ہے اس کو یوٹیلائز کریں، اس کا جو بھی % ہمارا بنتا ہے وہ ہم پہ لگائیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. با خدا لا الہ الا محمد رسول اللہ، اگر ہم ان چیز کو استعمال کرتے ہیں اور صحیح دشا پہ چلتے ہیں
میں آپ کو یقین دلا دو خدا کی قسم اگر ہم دبئی اور سعودیہ سے آگے نہ نکل جائیں, آپ اسی پریس کانفرنس یہ نوٹ کیجئے گا, دنیا میں کبھی بھی اس منسٹری کی بات آپ مجھے گربان سے پکڑیے گا. یہ میں آپ سے خدا کا واسطہ, اس کا واسطہ سمجھیں اور جھاگ جائیں. کم از کم یہ سیاست کرنا, یہ ایک 20,000 کی 40,000 کی نوکری کے پیچھے آپ نے اپنے کیریئر اپنے بچوں کو داؤ پہ لگائے, مزید قرضدار ہو گئے. اس طرح ملک ترقی کرے گا؟ انڈسٹریل کیوں نہیں بناتے آپ؟ ہر چیز باہر سے امپورٹ کیوں کرتے ہیں؟ میڈ ان چائنا, میڈ ان امریکہ, میڈ ان جاپان, اٹلی, فلاں فلاں. تو ہم کیوں نہیں بن سکتے؟ ہم ناکارہ ہیں کہ یہ ساری معدنیات تو ہمارے پاس موجود ہے جس سے آپ پورا پروڈکٹ بنا سکتے ہیں, ایک ایک آپ چیز بنا سکتے ہیں. اس کو ہم بناتے نہیں ہیں, باقی ہم نے وہ ساری کی چیزیں باہر سے امپورٹ کر دی, ایکسپورٹ کر دی. امپورٹ کرنے سے ایک تو آپ کے اوپر بجٹ, ایک لوڈ آپ کے اوپر بڑھتا ہے, آپ کا ایکسپورٹ نہیں ہو رہا, آپ کے پاس جاب کریٹ نہیں ہو رہی, آپ کے معاملات گمبھیر سے گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. اب میں آپ کو اسکرین پہ کچھ چیزیں سمجھانے کی کوشش کروں گا. اب یہ دیکھیں, یہ موبائل پڑا ہوا ہے, یہ موبائل ہے, خدا کا واسطہ ہے. یہ جو آپ کو چیز نظر آ رہی ہے, یہ چیز, یہ کیا ہے؟ یہ موبائل کا, موبائل جاپان چائنا بنا رہا ہے, الیکٹرانک آلہ بنا رہا ہے. یہ آپ کا کس سے بنتا ہے؟ یہ آپ کا سلیکا سے بنتا ہے, سینٹ سے. یہ رہا, یہ کہاں ہے؟ ایک منٹ, یہ رہا, یہ جو شیشہ اسکرین آپ کو نظر آ رہا ہے وہ اس سے بنتا ہے, اس سے بنتا ہے. ہمارے پاس موجود ہے, ہم نالائق ہیں. بھائی کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیوں اس ملک کو دھکیل کے رکھا ہوا ہے دلدل کے اندر؟ 2040 میں 50 میں اوپیک جو ہے وہ بیک ہونے جا رہا ہے, رول بیک کر رہے ہیں اس کو. کیوں کر رہے ہیں؟ کہ فیوچر میں اگر پولوشن کی بات آتی ہے, پیٹرول ہے, دھواں ہے, اس کو ختم کرو, اور مہنگا بھی کوسٹلی پڑتا ہے. دنیا نے اس کو بیچ کے پیسہ کما لیا, اپنی ایک پوزیشن بنا لی, اور ہم اب تک اس پہ بھی نہیں پہنچے اور ہم نے اس کو ضائع کر دیا. اب فیوچر جو ہے وہ منرل کا, اور منرل سی چیزیں بنیں گی. وہ کس طرح بنے گی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر بن چکی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. عرب کے پاس صرف ایک منرل تھا, اس ایک منرل نے پورے عرب کی تقدیر بدل دی. یار اللہ کا شکر ادا کریں, یہ سارا ہمارے پاس ہے. ایسے ایسے منرل ہیں صرف چند ممالک کے پاس, بڑے بڑے اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں, ان کے پاس بہت کم ہیں, اور جو جن اسٹیٹ کے پاس ہیں وہ ساری ایک ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں. تو کیوں خدا کا خوف نہیں کرتے؟ یہ آپ اس کی لیں, یہ آپ کا کوپر سے بنتا ہے, سلور سے بنتا ہے, یہ ہمارے پاس موجود ہے. تو کیوں نہیں بناتے؟ میں یہی شروع سے, ہمارے پاس اتنا ٹائم پیریڈ نہیں ہے کہ ہم کچھ کریں. برحال ہم نے جو منسٹری سے, میں نے اپنی جو باہر ہم نے جو انویسٹرز ہیں ان سے ہم نے بات کی, چیزیں ہم نے چلائی, معاملات ہم نے کیے, تو وہ دنیا تیار ہے. کراچی پریس کلب میں صوبائی وزیر معدنیات پریس کانفرنس کر رہے ہیں. NA 243 سے مسلم لیگ نون نے اختر جدون کو میدان میں اتار دیا ہے. حلقہ پسماندہ علاقوں پر مشتمل ہے. مزید بتائیں گے جنید جاوید. جی بالکل, اس وقت میں حلقہ NA 243 کے علاقے سکندر آباد میں موجود ہوں. یہاں کے بے شمار مسائل ہیں جو کہ بلدیاتی حکومتوں کو جو ہے وہ حل کرنے چاہیے, لیکن بلدیاتی حکومتیں حل نہیں کر پا رہی ہیں. ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں اختر خان جدون, وہ موجود ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں, کون سی قانون سازی آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہونی چاہیے جس سے عوام کو براہ راست فائدہ ہو؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہاں پہ ماشاءاللہ بہت سارے قانون بنے. قانون تو بکس میں جو ہے نا, کتابوں میں بہت زیادہ بنے, لیکن امپلیمنٹ ہونا چاہیے. قانون بن چکے ہیں سارے عوام کی پبلک انٹرسٹ میں, لیکن یہاں مثال کے طور ایک اسپتال ہے جو میگا پروجیکٹ ہے, جس میں 1000 نوکری بھی عوام کے لیے ہے, اور ڈیزرونگ پیشنٹ کے لیے ایک بہتر مطلب جنا ہاسپٹل جیسے لیول کا ہاسپٹل میں بنا رہا تھا. تو اس پہ اسٹے آرڈر لیا. چیف جسٹس ثاقب نثار نے خود کہا کہ بھائی یہ تو آپ نے بورڈ سے اپروول کیا ہے, ADP اسکیم ہے, اور تمام فارمیلٹی آپ نے لیگل پوری کی ہے. تو قانون پہ تو یہاں قانون خاموش ہے, لا خاموش ہے. ٹھیک ہے, باقی جو ہے رہی بات کر رہا ہے, اپنا جدوجہد کر رہا ہے. جیسے ہی میں کامیاب ہوں گا تو سب سے پہلے میں ہاسپٹل پہ کام شروع کروں گا. جب میں MPA تھا 10 سال اور منسٹر ٹرانسپورٹ بھی رہا, تو اس وقت میں نے کام کیے. یہاں روڈیں میں نے بنائے, نالے بنائے, کروڑوں روپے کا پائپ لائن بچھایا میں نے, اسپتال بنائے, میت بسیں نکلوائے, قبرستان کے لیے زمین دی. اور انشاءاللہ تعالی جس طرح ہمارے قائد نواز شریف کا ویژن ہے خوشحال اور روشن پاکستان, جب ظاہر ہے ملک ترقی کرتا ہے, روزگار کے مواقع پیدا ہوتا ہے. بالکل, پاکستان مسلم لیگ نون نے وفاق میں جب گورنمنٹ تھی تو اس وقت بڑے کام کروائے, لیکن اختر خان جدون عوام کو یہ یقین دلا رہے ہیں کہ اگر وہ یہاں سے جیتتے ہیں تو قومی اسمبلی میں جا کر جو ہے وہ عوام کے لیے بہتر سے بہتر قانون سازی میں بھی اپنا کردار ادا کریں گے, اور ساتھ ہی صحت اور تعلیم کے جو شعبے ہیں اس کے اوپر زبردست قسم سے توجہ دی جائے گی تاکہ یہاں کے لوگ پڑھے لکھے اور صحت مند رہ سکیں.
साउथ जोन पुलिस ने 9 साला बच्ची को ज्यादती की नीयत से अगवा करने वाले कम उम्र मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। 14 साला मुलजिम आशिर ने बच्ची को गार्डन से अगवा करने और ज्यादती की कोशिश का एतराफ़ किया। मजीद जानेंगे अनुषा जाफरी से, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए गार्डन थाने की हदूद से 10 साला हुरिया बच्ची को अगवा करने वाला कम उम्र 15 साला मुलजिम जो है वो पकड़ा गया है पुलिस के हाथों। साउथ जोन पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कल गार्डन थाने के अंदर एक बच्ची की, हुरिया नामी बच्ची की मुकदमा हुआ था अगवा का। 2 बजे के करीब 2 बजे इसने बच्ची को अगवा किया जना की नीयत से। उसके बाद ये बच्ची को आराम बाग के रास्ते से लेके जा रहा था कि आराम बाग पुलिस पेट्रोलिंग पे थी। बच्ची ने आवाज़ दी तो आराम बाग पुलिस ने, साउथ जोन की जो पुलिस है उसने उन बच्ची को बचाया है और फिर गार्डन थाने के हवाले किया है। ये मरीज भी है ब्लड कैंसर का और मुलजिम भी है, पहले भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। क्या करने जा रहे थे तुमने क्या किया, ओवरऑल सब बताओ। लड़की को मैं गलत काम करने के लिए गया रहा था, वो चिल्लाई, मैं डर गया, फिर मैंने उसको कराई नहीं, वापस घर पे लेके आ रहा था, फिर उन्हें चिल्लाई, आवाम ने पकड़ लिया। तुमने कितने बजे उठाया था बच्ची को? 2 बजे। कहाँ से उठाया था? जिलानी मस्जिद के पास से। कैसे बच्ची को कैसे उठाया था, क्या कह के उठाया था? जबरदस्त चीज ले रही थी, मैंने बोला अपन आगे से आता है, आपको पप्पा से मिलवाता हूँ। तुम कहाँ लेके गए उसके बाद बच्ची को? बंस रोड पे लेके आया था। बंस रोड पे कहाँ लेकर गए थे? बिल्डिंग में। किसकी बिल्डिंग है? पता नहीं। तुमने क्या किया बच्ची के साथ? कुछ करा नहीं, वो चिल्ला रही थी, फिर मैं वापस लेके जा रहा था, फिर रोड पर कहाँ लेके जा रहे थे? घर वापस चिल्लाई ना, डर किसके घर लेके जा रहे थे? घर पे, उसके अपने घर पे। तुम्हें शर्म नहीं आई? उम्र क्या है तुम्हारी? 15 साल। नाम क्या है? आशिर। ये वो कम उम्र बच्चा मुलजिम, कम उम्र मुलजिम कहेंगे इसको, उसने एतराफ़ किया है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन करने की कोशिश की उसने और बच्ची को फिर वो उसके आराम बाग की तरफ से ले जा रहा था कि बच्ची फिर चीख चिल्लाई है। तो साउथ जोन पुलिस ने ये कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार किया है, बच्ची को बचाया है और अब जो है वो उसको यहाँ पर लेकर आए, उसको कोर्ट में जो है पेश किया जाएगा। इससे 2 दिन पहले सोल्जर बाजार थाने की हदूद से मोटरसाइकिल चोरी की थी, जिसका मुकदमा सोल्जर बाजार थाने में दर्ज है। जी, पुलिसिंग कराची बहुत बेहतर काम कर रही है। एडिशनल आईजी कराची खादिम हुसैन का दावा, कहते हैं कि कराची दुनिया में क्राइम इंडेक्स में 126वें नंबर पर है। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। कराची में जराइम की भरमार, चीफ पुलिस का बेहतर कारकर्दगी पर इसरार, बड़ा दावा कर दिया। कराची में कम्युनिटी पुलिसिंग कराची की तकरीब में एडिशनल आईजी कराची खादिम हुसैन रिंद का खिताब में कहना था, सूरत हाल ये है 4000 लोगों पर 1 पुलिस वाला है। कम्युनिटी पुलिसिंग कराची बहुत बेहतर काम कर रही है। उनका कहना था, शहर में जितने मुल्जिमान पुलिस के दस्तरस में आए हैं तमाम का रिकॉर्ड मौजूद है। दिल्ली, न्यूयॉर्क और शंघाई जैसे शहर जराइम के हवाले से कराची से ज्यादा खतरनाक हैं। आज से 90 साल पहले जब अंग्रेज ने कानून बनाया था तो उसने कहा था कि 450 लोगों पे 1 पुलिस वाला होना चाहिए। एग्जैक्टली 1934। और आज कराची की जो पोजीशन है 4500 लोगों पे 1 पुलिस वाला है। क्राइम बढ़ गया है, क्राइम के पैटर्न्स बढ़ गए हैं, लेकिन जो रिसोर्सेज है वो कम हुए हैं। खादिम हुसैन रिंद का कहना था, कराची में जराइम में तारिकीन वतन मुलव्विस पाए गए। ऑपरेशन करके तारिकीन वतन का इनखला मुमकिन बनाया गया। आपने देखा होगा कि एक रिपेट्रिएशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था अफगान इलीगल इमिग्रेंट्स का, और उसमें कोई 40,000 से ज़्यादा यहाँ से लोग जो है वो चले गए हैं। एंड दे वर ऑल इलीगली स्टेइंग इन कराची। कि मोस्टली दे वर द पीपल हु वर इन्वॉल्व्ड इन दीज काइंड्स ऑफ क्राइम्स विद वायलेंस, क्राइम्स विद रैप एंड क्राइम्स विद मर्डर। एडिशनल आईजी का मजीद कहना था कि शहर में पुलिस, रेंजर्स और शहरियों ने क़याम अमन के लिए कुर्बानियां दी। कैमरामैन काशिफ अली के साथ जावेद कायम खानी, सिटी 21। एक्सपोर्ट से प्याज की कीमत में इजाफे का कोई ताल्लुक नहीं। एक्सपोर्टर्स ने मीडिया पर चलने वाली खबरों की तरदीद कर दी। इस हवाले से जानेंगे काविश मेमन से। जी देखिए, मुल्क में प्याज की कीमत ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर चुकी है। उस हवाले से हम देख रहे हैं कि तासुर दिया जा रहा है कि एक्सपोर्ट करने की वजह से कीमतों में इजाफा हुआ है। और इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एक्सपोर्टर हैं असलम पकाली, उनसे बात करते हैं। कुछ खबरें मीडिया में इस तरह चली कि इंडिया ने बैन कर दिया और ना प्याज की कीमत आसमानों से बात कर रही है इसलिए कि एक्सपोर्ट हो रहा है। तो मीडिया वालों ने किससे पूछा था और किसका रेफरेंस दिया? इन्होंने दिया रेफरेंस रिटेलर के ऊपर। अब जो रिटेलर होता है वो भी स्पेकुलेशन करता है,
घर की औरतें ग्रोसरी लेने जाती हैं तो वो जब आर्ग्यूमेंट करती हैं कि भाई प्याज क्यों महंगी है, बोले एक्सपोर्ट हो रहा है। जो लास्ट आता तो शुमार हमारे पास आए थे 2021-22 जो सैलाबों से पहले था, वो तकरीबन 2.1 मिलियन था, 21 लाख टन। और उस टाइम पे हमारी एक्सपोर्ट जो थी 1,25,000 से 1,50,000 टन। आज भी अगर आप देखेंगे तो हमारी प्रोडक्शन जो 2022 को ना हो सकी थी क्योंकि सैलाब 2023 में हमारे फार्मर जो थे उनके पास बीज लेने के भी पैसे नहीं थे, इनकी पूरी फसलें तबाह हो गई थी, तो इसलिए वो ज़्यादा इसकी काश्त नहीं कर सके थे। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है और बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। खाली प्याज 1 मिलियन टन एक्सपोर्ट करता है, जबकि हम 1.25 लाख से 1.5 लाख टन एक्सपोर्ट कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास वो प्याज नहीं है जो हम इसको स्टोर कर सकें या लॉन्ग टर्म के लिए कहीं दूसरे मुल्क में डंप करवा दें, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, ऐसा नहीं है। डिमांड और सप्लाई है, एसेंशियल आइटम है, रोज़ खरीदना है। और अब देखा घर की खवातीन है, पहले एक दफ़ा ग्रोसरी जाती थी तो 5 किलो ले लेती थी, अब रेट बढ़ गया तो मुश्किल से 1 किलो लेती हैं। तो डिमांड और कम हुई ना, इकोनॉमिक फैक्टर्स तो ये है कि डिमांड कम होती जाएगी, जितनी महंगी होगी डिमांड कम होगी, रेट नीचे आ जाएगा। बिल्कुल देखें, एक्सपोर्टर्स ने इस तमाम तर खबरों की तरदीद की और कहा है कि जो मुनाफाखोर है वो इस तमाम तर सूरताल में सरगर्म हो गए और तमाम तर मलबा जो है वो एक्सपोर्ट के हवाले से डाला जा रहा है। तो वाज़ेह तौर पर तमाम तर आदाद व शुमार के साथ तफसीलात बताई उन्होंने। जी, महकमे दाखिला सिंध ने लापता अफराद के अहल खाना को सरकार की जानिब से मुआवजा देना बंद कर दिया। महकमे दाखिला सिंध के नुमाइंदे ने सिंध हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। मज़ीद जानेंगे मुमताज़ जमाली से। देखिए जी, महकमा दाखिला सिंध ने सरकार की जानिब से लापता अफराद के अहल खाना को सरकारी मुआवजा देना बंद कर दिया है। महकमा दाखिला के फोकल पर्सन ने सिंध हाई कोर्ट में मौक़िफ़ अख्तियार किया है और उनका ये कहना है कि कुछ जो लापता अफराद के अहल खाना हैं उनको मुआवजे से मुतल्लिक एतराज़ है। आज सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद के अहल खाना को मुआवजा देने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई, जहाँ पर अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि जिनको एतराज़ है आप उनको पैसा देना बंद करें, जिनको एतराज़ नहीं है उनको जो है मुआवजा मिलना चाहिए। अदालत ने ये भी रिमार्क्स दिए कि जब तक लापता शहरी अदालत में पेश नहीं होते तब तक उनको जो है मुआवजा मिलना चाहिए। साथ ही साथ अदालत ने 2015 से जो लापता शहरी माजिद का सुराग लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में इश्तिहारात देने का भी हुक्म दे दिया है, जबकि मुल्क के जेल हुकाम और दीगर मकामात से भी लापता अफराद की मालूमात लेने की अदालत ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत कर दी है, जबकि अदालत ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और दीगर से 28 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया है। पुलिस एहलकार भी इंसाफ ना मिलने की सफ में आ गए हैं। ताल्लुकात नहीं हो तो आईजी सिंध के ऑफिस में भी कोई नहीं सुनता। 15 साल अदम तवज्जोही का शिकार कोर्ट पुलिस ने एहलकार ने सुनवाई ना होने पर सोशल मीडिया का सहारा ले लिया। मजीद तफसीलात जानेंगे सलमान सलीम से। सलमान, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल पुलिस एहलकार भी इंसाफ ना मिलने की सफ में शामिल हो गए। ताल्लुकात नहीं हो तो आईजी सिंध के दफ्तर में भी कोई नहीं सुनता। ये कहना है एक पुलिस एहलकार का, चूंकि कोर्ट पुलिस में तैनात है, तो उसका ये भी कहना है कि वीडियो बयान में है कि 15 साल से अदम तवज्जो का शिकार हूँ और कोई किसी किस्म की जो है वो सुनवाई नहीं हो रही। तकरीबन 15 साल कबल मुझे मेजर पनिशमेंट मिली थी, जिसके बाद आज तक मेरी तनख्वाह में इंक्रीमेंट नहीं लगाया गया। हर माह 3 से 4 हज़ार रुपये काट दिए जाते हैं, जबकि 3 बार आईजी ऑफिस का चक्कर लगा चुका हूँ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है और कोई मदद करने वाला नहीं था। हम उनका आईजी सिंध से ये अपील है कि मुझे अपने दफ्तर बुलाएं और मेरा मसला जो है वो हल करें, जबकि मेरे पास कोई सिफारिश नहीं है। बहुत तकलीफ में ये वीडियो बना रहा हूँ। ये बयान था पुलिस एहलकार का। जी, बहुत शुक्रिया सलमान, आपने हमें अपडेट किया। सिंध जोन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गैंग वॉर सरगर्मियों और पुलिस पर हमले में मुलविस मुलजिम धमाका खेज मवाद समेत गिरफ्तार। डीआईजी साउथ के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम पुलिस एहलकार की शहादत समेत मुतअद्दिद संगीन जराइम की वारदातों में मुलविस था। साउथ जोन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गैंग वॉर सरगर्मियों और पुलिस पर हमले में मुलविस मुलजिम धमाका खेज मवाद समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। बात करेंगे अनुषा जाफरी से। अनुषा हमारे साथ मौजूद होंगी। साउथ जोन पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, गैंग वॉर सरगर्मियों और पुलिस पर हमले में मुलविस मुलजिम
धमाका खेज मवाद समेत गिरफ्तार किया गया है। DIG साउथ के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम पुलिस एहलकार की शहादत समेत मुतअद्दिद संगीन जराइम की वारदातों में मुलविस था। अनुषा हमारे साथ मौजूद हैं। अनुषा, बताइएगा। बिल्कुल, साउथ जोन पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। गैंग वॉर सरगर्मियों और पुलिस पर हमले में मुलविस मुलजिम जो है वो धमाका खेज मवाद समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। DIG साउथ सैयद असद रजा के मुताबिक मुलजिम में जो है वो नाजायज असलहा जो है वो उससे बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिम जो है वो पुलिस एहलकार की शहादत समेत मुतअद्दिद संगीन जराइम की वारदातों में मुलविस था। मुलजिम की को कार्रवाई करते हुए मेवाशाह रोड से जो है वो गिरफ्तार किया गया है। सैयद असद रजा ने बताया है कि गिरफ्तार मुलजिम शाहिद और छिपा के कब्जे से एक अदद हैंड ग्रेनेड गैर कानूनी पिस्टल और बरामद हुआ है। मुलजिम ने सन 2013 में जाहिद शाह नामी पुलिस एहलकार को अगवा करके शहीद करने में मुलविस था। मुकदमे में ताहाल मफरूर था। DIG असद रजा के मुताबिक मुलजिम ने दौरान इंट्रोगेशन मंशियात फरोशी और गैंगवार सरगर्मियों में मुलविस होने का भी इंकशाफ किया है। मुलजिम के खिलाफ एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत सिंध आर्म एक्ट की डिफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। जी, मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। ठीक है अनुषा, आपने हमें अपडेट किया।